नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्टॉक सेंट्रल में। मैं हूं विपुल सिंह। लगातार तीसरे महीने में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हैं। फरवरी में भी मंदड़िए शेयर बाजार में हावी रहे और सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% गिरकर बंद हुए। विदेशी निवेशकों की बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है और अडानी समूह के निवेशकों को फरवरी में बेहद ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या मार्च में हालात बदलेंगे? अडानी समूह के शेयरों में जो रिकवरी देखने को मिल रही है उसमें अब क्या करें? ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है आज के कार्यक्रम में। ऑन द शो पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे यही कि क्या मार्च महीने में शेयर बाजार में रिकवरी आएगी, और इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ एक आंकड़े इस तरह के निकल करके आए हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि शायद यहाँ रिकवरी आ सकती है। क्या कुछ वो आंकड़े हैं, करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा अडानी समूह के शेयरों में जिस तरह से रिकवरी देखने को मिली है, खासतौर से अडानी एंटरप्राइजेज में हमने देखा कि अच्छी खासी पिटाई के बाद महज 3 कारोबारी सत्र में करीब 35-36% के आसपास की रिकवरी देखने को मिली है। बहुत सारे शेयरों में अपर सर्किट लग रहे हैं। ये तेजी जो है, ये रिकवरी जो है वो कितनी टिकाऊ है, इस पर करेंगे आज के खास मेहमान से विस्तार चर्चा। और कहीं वेदांता को भी तो नहीं लग रहा है कर्ज का मर्ज। जी हाँ, वेदांता को लेकर के बहुत सारी खबरें निकल करके आ रही हैं और उसको लेकर के हमने देखा कि कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। तो आपने जान लिया क्या कुछ बताने वाले हैं, क्या कुछ दिखाने वाले हैं आपको। लेकिन आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले देख लेते हैं एक महीने की क्या कुछ बड़ी खबरें रही हेडलाइंस में। फरवरी महीने में भी मंदड़िए पड़े, तेजड़ियों पर भारी। सेंसेक्स निफ्टी फरवरी में 1% से ज्यादा लुढ़के। फरवरी में निफ्टी 17,300 के नीचे भी फिसला। बड़ा सवाल, क्या मार्च महीने में आएगी रिकवरी? नहीं थम रही विदेशी निवेशकों की बिकवाली। फरवरी महीने में एफआईज ने बेचे करीब 5300 करोड़ रुपए के शेयर। जनवरी महीने में निकाले थे 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर। बड़ा सवाल, क्या मार्च के महीने में लौटेंगे विदेशी निवेशक? वेदांता पर भी मंडरा रहा है महंगे कर्ज का मर्ज। हिंदुस्तान जिंक में हिस्सा बेचने पर सरकार की रोक से कंपनी की बड़ी मुश्किलें। कंपनी के डॉलर बॉन्ड में आई बड़ी गिरावट। कंपनी ने कहा कंपनी के पास पर्याप्त रकम मौजूद, डिफॉल्ट की कोई आशंका नहीं। बड़ा सवाल, अभी वेदांत के शेयर में क्या करें? अडानी के शेयरों में लगातार बड़ी गिरावट के बाद मार्च में कुछ शेयरों में दिखी निचले स्तरों से रिकवरी। 8 फरवरी के बाद पहली बार बढ़ा कंपनी का मार्केट कैप। अडानी एंटरप्राइजेज में दिखी 30% से ज़्यादा की रिकवरी। बड़ा सवाल, समूह की कंपनियों में रिकवरी कितनी है टिकाऊ? और शेयर बाजार में भी भारी उतार चढ़ाव से घटा रिटेल निवेशकों का भरोसा। फरवरी महीने में कैश सेगमेंट में रिटेल निवेशकों की पिछले साल के मुकाबले हिस्सेदारी 10% से ज्यादा घटी। हालांकि ऑप्शन सेगमेंट में रिटेल का भरोसा अब भी बरकरार। चलिए, तो ये तो रही आज की सुर्खियां। लेकिन उसके बाद जो है आगे बातचीत करते हैं। और सबसे पहले बाजार कैसा रह सकता है मार्च महीने में, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्च महीने में कई सारे आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। उन पर भी विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं कि आखिर में बाजार की दिशा रहने कैसे वाली। सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल नज़रिया जो है वो क्या कुछ कह रहा है, उसके आधार पर बाजार की दिशा मार्च में कैसी रह सकती है। तो आइए, इसके लिए हमने बातचीत की अपने खास मेहमान से, अरुण मंत्री जी से। और अरुण मंत्री जी का मानना ये है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के चलते बाजार काफ़ी हद तक प्रभावित रहेगा। शेयर बाजार सीमित दायरे में ही कामकाज करने की उनकी उम्मीद है। उनका मानना यह है कि शेयर बाजार एक सीमित दायरे में ही कामकाज करेगा, ऐसा मान रहे हैं और मंत्री। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि फेड रिजर्व से जुड़े जो फैसले हैं और अडानी समूह की जो खबरें हैं, जो जिस तरीके से रोज़ नया डेवलपमेंट आ रहा है, उससे भी काफ़ी हद तक बाजार प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी बाजार की दिशा तय करेंगे। लेकिन उनका ये मानना है कि बैंक, सीमेंट और कंजम्पशन से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो आने वाले समय में बेहतर करेंगी। उसमें जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है मार्च महीने में। और आईटी और एनर्जी से जुड़ी कंपनियों में दबाव देखने को मिल सकता है। यहाँ से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। और लंबी अवधि के जो निवेशक हैं, जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, उनको किसी भी बड़ी गिरावट में जो है
जो बढ़िया शेयर हैं, क्वालिटी शेयर में खरीदारी करनी चाहिए, ये कह रहे हैं अरुण मंत्री जी। इसके अलावा उनका ये कहना है कि अगर आपका छोटी अवधि का नज़रिया है, तब तक जो बाजार की दिशा जब तक स्पष्ट ना हो जाए, तब तक जो है आपको बहुत बड़ी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। खासतौर से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनको बड़ी पोजीशन बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाजार का मूव किस दिशा की तरफ होगा, क्योंकि बाजार की दिशा स्पष्ट नहीं है। तो आप अगर लॉन्ग जा रहे हैं या शॉर्ट जा रहे हैं, किसी भी तरफ आप ट्रैप हो सकते हैं। तो बड़ी पोजीशन ना बनाएं, छोटी छोटी पोजीशन बना करके अगर आप बाजार को समझ रहे हैं तो आप नज़रिया बना सकते हैं। चलिए अब जरा तकनीकी नज़रिए से समझते हैं कि बाजार किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो फंडामेंटल के बाद हम बात करेंगे तकनीकी नज़रिए की। तकनीकी नज़रिए के लिए हमने बातचीत की नितलेश पावस्कर जी से। नितलेश पावस्कर जी का मानना यह है कि निफ्टी के लिए 17,800 के स्तर पर एक बड़ी जो है रुकावट देखने को मिल रही है। 17,280 और 17,300 ये काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट उनका मानना है कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है निफ्टी के लिए। और मार्च के पहले शुरुआती 15 दिनों में कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो उनका मानना ये है कि शुरुआती जो 2 हफ्ते हैं वहाँ पे कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ी रुकावट 41,300, 41,500 ये देखने को मिल सकती है। तो ये यहाँ पर जाकर के एक बड़ी रुकावट देखने को मिल रही है। 40,000, 40,200 ये एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। तो इस रेंज में बैंक निफ्टी कामकाज कर सकता है, जो उन्होंने रेंज बताई है। निफ्टी के लिए 17,800 की रेंज और यहाँ पर जो है 41,300, 500 की रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी अगर अपना सपोर्ट तोड़ता है तो फिर 37,500 का स्तर देखने को मिल सकता है। और उनका ये भी मानना है कि अगर करंट लेवल से 7-8-9% बाजार टूटता है तो फिर जो अच्छे शेयर हैं, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वहाँ पर आप क्वालिटी शेयरों में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा स्तरों पर नई खरीदारी जो है बड़ी मात्रा में नहीं करनी चाहिए, इस तरह की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो ये तो फंडामेंटल और टेक्निकल नज़रिया रहा। आज के मेहमान से आपको रूबरू कराएं उससे पहले हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। जी हाँ, इस रिपोर्ट पर नज़र डालिए। और ये रिपोर्ट में कुछ एक आंकड़े इस तरह से आए हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि ये 3 महीनों की जो गिरावट देखने को मिली, जिसमें हमने देखा कि बाजार करीब 8% के आसपास करेक्ट हुआ है, अब रिकवरी आ सकती है मार्च महीनों में। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और ऐसा बाजार के जानकार क्यों मान रहे हैं, जरा एक खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या मार्च महीने में मिल रहे हैं रिकवरी के संकेत? क्या थमने वाला है शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला? क्या आ गया है पोर्टफोलियो बनाने का समय? ये तमाम सवाल या उम्मीदें इसलिए बन रही हैं क्योंकि शेयर बाजार के आंकड़ों पर नजर रखने वालों की नजर एक ऐसे आंकड़े पर पड़ी है जिससे उन्हें एक बाउंस बैक की उम्मीद लग रही है। उस आंकड़े पर नजर डालें उससे पहले ये समझ लेते हैं कि बाजार में लगातार तीसरे महीने गिरावट की वजह क्या रही। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से शेयर बाजार का सेंटीमेंट पहले ही खराब था। दुनिया भर में बढ़ती महंगाई के चलते ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो वो अभी तक जारी है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बाद ऐसा लगा कि फरवरी में शेयर बाजार का सेंटीमेंट सुधरेगा, लेकिन फिर आई 27 जनवरी को अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिससे न सिर्फ अडानी समूह के शेयरों की जमकर पिटाई हुई बल्कि बैंक, बीमा समेत तमाम सेक्टर के शेयर जमीन पर आ गिरे। बाजार का सेंटीमेंट ऐसा खराब हुआ कि फरवरी महीने में लगातार 8 कारोबारी सत्र में गिरावट देखने को मिली। ये 4 साल में पहली बार हुआ था। अब समझते हैं कि ऐसे कौन से आंकड़े सामने आए हैं जिनकी वजह से मार्च महीने में रिकवरी की उम्मीद की जा रही है। दरअसल पिछले 10 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जब जब लगातार 3 महीने शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिलती है तो उसके बाद वाले महीने में शेयर बाजार में तेज रिकवरी देखने को मिलती है। 2011 से अब तक 9 बार ऐसा रहा जब शेयर बाजार ने लगातार 3 महीने तक नेगेटिव रिटर्न दिया और हर बार चौथे महीने में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इस बार दिसंबर से फरवरी के बीच निफ्टी में 8.3% की गिरावट देखने को मिली है। अगर सिर्फ मार्च महीने की बात करें तो 2012 से अब तक 7 बार ऐसा मौका रहा जब शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली, जबकि 4 मौके ऐसे रहे हैं जब बाजार लाल निशान में रहा। तो क्या इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा? इस पर शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह कहते हैं कि ये बाजार का स्वाभाविक नियम है कि बड़ी गिरावट के बाद निचले स्तरों पर निवेशक जमकर खरीदारी करते हैं और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा बुक करते हैं। शेयर बाजार के ऐतिहासिक आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं।
हालांकि बाजार में चल रही बिकवाली का दबाव बना रहेगा या नहीं, ये बाजार के सेंटीमेंट और फंडामेंटल पर निर्भर करेगा। चलिए अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष सिंह जी। और संतोष जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। सर, अभी हमने एक खास रिपोर्ट दिखाई है और सबसे पहले तो हम जरा वो ग्राफिक्स दिखाना चाहेंगे, लोगों को समझाना चाहेंगे कि आखिर में क्या कुछ जो है बाजार की दिशा कह रही है। और इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए 3 महीने अगर कहीं पर भी जब बाजार कम से कम 2011 के बाद जब बाजार लगातार 3 महीने गिरा है, तो उसके बाद हम देखा है कि उसके बाद के महीने में एक रिकवरी देखने को मिली है। जुलाई सितंबर में हमने देखा करीब 13.5% बाजार गिरा, तो अक्टूबर के में हमने देखा कि करीब 9.25% की रिकवरी। मार्च से मई में 2012 में 8% से ज़्यादा गिरा, लेकिन फिर जून में आ गई 7.5% की रिकवरी। तो इसी तरीके से क्रमवार आप देखते जाइए कि क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। और इसी तरह के कुछ नंबर्स हम देख रहे हैं कि दिसंबर और फरवरी के बीच में देखने को मिले हैं, जबकि दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच में लगातार 3 महीने बाजार गिरा है और इस दौरान बाजार करीब 8.25% करेक्ट हुआ है। तो क्या यहाँ पर भी इससे पहले की जो रिकवरी देखने को मिली है उस तरह की रिकवरी आ सकती है? आप संतोष जी कैसे देख रहे हैं बाजार की दिशा को अगले 1 महीने 1.5 महीने के लिहाज से, और मार्च में क्या हम उम्मीद करें? क्योंकि मार्च में हमने देखा है 2011 के बाद से हर साल जो है करीब जो है 7 ऐसे मौके रहे हैं जब जो है मार्च पॉजिटिव रहा है, सिर्फ 4 ऐसे मौके रहे हैं जब मार्च नेगेटिव रहा है। मार्च से आपकी उम्मीदें और ओवरऑल बाजार पे आपकी राय? देखिए, मार्च से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं विपुल जी, क्योंकि जो हम लोग डेटा देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन साइड पे, वहाँ पर काफ़ी नेगेटिव है। इंस्टीट्यूशनल साइड्स पे कह रहे हैं, एफपीआई के साइड्स पे काफ़ी नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में बराबर शायद दबाव रह सकता है। और एज ऑन डेट जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक के जो भी डेटा हैं वहाँ पर अभी तक कोई भी शॉर्ट कवरिंग्स एज सच नहीं हुई है। जबकि हालांकि कल हमने एक रिकवरी देखी थी और आज से फिर एक फॉल देखा है हमने। तो मुझे लगता है कि मार्केट में बराबर शायद प्रेशर बना रह सकता है। ऊपरी स्तर जो हैं 17,800 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं फ्यूचर के लिहाज से। और बैंक निफ्टी पे अगर फ्यूचर के लिहाज से देखें तो 41,000 के आसपास का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स पे एफआईआई काफ़ी शॉर्ट इनिशिएट किए हुए हैं। कोई भी रिकवरी अभी तक नहीं देखने को मिली है और बराबर हमको ये आंकड़े कैश मार्केट से भी मिल रहे हैं। मार्च का ये महीना भी होता है जहां पर कि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और उस समय लोगों के पास भी कैश क्रंच थोड़े रहते हैं, क्योंकि लोगों को टैक्स जमा करना होता है, अपने साथ की प्लानिंग होती है। तो ये तमाम चीज़ों के कारण मुझे लगता है कि शायद ये दबाव बना रहेगा। और जिस तरह से फंडामेंटल न्यूज़ है हमारे सामने, जैसे कि आप कह रहे हैं जीएसटी कलेक्शंस के नंबर्स आए थे, थोड़े कम थे पिछले महीने से, साल दर साल में ठीक देखने को मिला है, लेकिन इन्फ्लेशन जैसी चिंताएं अभी भी काफ़ी हैं। गैस के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते नहीं हो रहे हैं, क्योंकि विदेशों में हमने दाम कम देखे हैं, लेकिन इंडिया में सच वो चीज़ें नहीं है। तो इन्फ्लेशन की तलवार लटक रही है, जिससे कि आप कह लें कि इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ से भी बढ़ने की उम्मीदें काफ़ी हद तक हैं। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनियों के बढ़ते हैं और उस केस में कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी घटती है। और लास्ट क्वार्टर बिल्कुल जी ऐसा रहा है जहां पर कि डाउनग्रेड्स ज्यादा रहे हैं अपग्रेड्स के जो है बनस्पत। तो ये सारी चिंताएं हैं और जब तक इंटरेस्ट रेट हाई है, इक्विटीज थोड़ा अंडर परफॉर्म करने की उम्मीद रहेगी। इसलिए कॉशंस एडवाइज्ड है कि दर्शक हैं जो भी हैं या निवेशक हैं, उनको थोड़ा कॉशियसली अप्रोच करना चाहिए मार्केट। तो कॉशियसली अप्रोच करें। और संकेत इस तरह के नहीं है, संतोष जी का मानना है कि यहाँ पर मार्च के अंदर जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है वो रिकॉर्ड पूरा होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और अगला प्रश्न ऐसा रहा जिसने कि बाजार की दिशा ही मोड़ दी। जी हाँ, अदानी समूह की कंपनियों में जो 27 मार्च को जो माफ कीजिएगा 27 जनवरी को जो रिपोर्ट आई, उसके बाद से जो गिरावट शुरू हुई वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। और न सिर्फ इससे अदानी ग्रुप को नुकसान हुआ, बल्कि पूरे बाजार का सेंटिमेंट जो है गिरता हुआ दिखाई दिया। चलिए आपसे जानना चाहेंगे सर यहाँ पर कि इतनी बड़ी गिरावट जो देखने को मिली है और उसके बाद से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ एक ऐसी खबरें यहाँ पर निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं जहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी आई है, जिसकी वजह से रिकवरी आई है। इस रिकवरी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये रिकवरी टिकाऊ है? लोगों को अभी भी कॉशियस रहना चाहिए? जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है? जो लोग ऊपरी स्तरों में फंसे हुए हैं और घबराए हुए हैं कि क्या मेरे स्तर आ पाएंगे, उनके लिए क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी?
देखिए मुझे लगता है कि रिकवरी में कुछ कंपनियों में जो कि जहाँ पर कि वैल्यूएशंस जो है काफ़ी एक्सुबरेंटली हाई हैं, वहाँ पर अगर आपको मौके मिलते हैं तो निकलने चाहिए क्योंकि शायद ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं होगा। ज़रूर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि उसमें जाँच कमेटी बनाई जाए, जाँच की जाए और 2 महीने के अंदर जो है इसकी रिपोर्ट दी जाए, तो कि इनके क्या बुक्स में एक्चुअल में कुछ चीज़ें हुई हैं। तो लेकिन मुझे जो लगता है कि मार्केट में इनकी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थी, जैसे अडानी ग्रीन की बात कर लें या फिर हम कह लें कि अडानी एंटरप्राइज़ की बात कर लें, अडानी ट्रांसमिशन की बात कर लें, अडानी टोटल गैस की बात कर लें, इन कंपनियों के वैल्यूएशंस को अगर देखेंगे, तो ये कंपनियाँ एक्सुबरेंटली बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रही थी और कहीं न कहीं इसमें जो है डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी बड़े थे, तो वहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि किसी भी बाउंस बैक में आपको पहले निकलना चाहिए क्योंकि अगर कोई भी समूह, कोई भी जो है बिज़नेस घराना इस तरह के संकट में फँसता है, तो पहले उसको जो है अपने जो है बिज़नेस को बचाने के लिए काफ़ी कैश क्रंच हो फ़ील करना पड़ता है और मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लगेगा अडानी को इन सारी चीज़ों से उभरने के लिए। ठीक। इसीलिए उनकी कुछ कंपनियाँ जो कि थोड़े उनके एसेट अच्छे हैं या फिर वहाँ पर लोन कम है, मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट जो रिसेंटली एक्वायर्ड कंपनी थी उनकी, वहाँ पर 8,500 करोड़ के करीब कैश है, वो कंपनी मुझे अच्छी लगती है कि अगर निचले स्तरों पर मिले, वहाँ पर बाउंस बैक डेफिनिटली अच्छा होना चाहिए। अडानी पोर्ट्स जो कि पोर्ट जैसे एसेट है, इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी है, वो थोड़ा अच्छा लगता है और एक जो है एफएमसीजी कंपनी है इनकी अडानी विल्मर जो विल्मर के साथ टाई अप है इनका, वो कंपनी अगर निचले स्तरों पे यहाँ से सब्सटैंशियल करेक्शन होने पे आप ज़रूर देख सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरी कंपनियाँ मुझे लगता है कि अगर उछाल होता है, तो वहाँ से निकलने का मौका ढूँढना चाहिए। तो अडानी के समूह के कंपनियों में जब भी कोई उछाल में निकलने का मौका है, लेकिन अगर कोई निवेश करना चाह रहा है तो अभी लेवल पे तो कतई सलाह यहाँ पर नहीं है। बहुत ज़्यादा करेक्शन आ जाए उसके बाद आप देख सकते हैं। ये फिलहाल राय निकल के आ रही है और उसमें भी सिर्फ 2 से 3 कंपनियां, जिसमें अडानी विल्मार शामिल है। अडानी पोर्ट का नाम संतोष जी की तरफ से लिया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, और ये भी कहीं ना कहीं अडानी समूह से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा इस तरह की हुई कि एलआईसी को लेकर के तमाम सवाल उठने लगे और उसके बाद से हमने देखा कि इस हफ्ते तो 52 हफ्तों का निचला स्तर छुआ। हमारे पास सवाल इस तरह के भी आते हैं जो लोग आईपीओ में लेके फंसे हुए थे और अब उस पर से अडानी की खबरों ने जो है एलआईसी को और गोते लगवा दिए। क्या करें सर, एलआईसी के जो निवेशक हैं काफ़ी परेशान हैं, तो उन्होंने तो बहुत भरोसे के साथ एलआईसी के शेयर में पैसे लगाए थे। अभी कैसे देख रहे हैं आप और करंट लेवल पे क्या किसी तरह की एवरेजिंग की सलाह रहेगी क्या? देखिए, मैं एवरेजिंग की सलाह नहीं दूँगा, इसके लिए 2-3 रीज़न हैं मेरे पास कि देख पहली चीज़ तो अडानी ग्रुप में निवेश है जो इनका, उसके बारे में समझ लें तो वो इनके टोटल एसेट का लेस देन 1% है। तो उससे बहुत ज़्यादा जो है इनके कह लें कि एसेट या प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन इनके जो सबसे बड़ी चीज़ इस बजट में दी गई सरकार के द्वारा, वहाँ पर एक डिस्करेज दिया गया इन्वेस्टर्स को कि कोई भी इन्वेस्टर्स एलआईसी में क्यों निवेश करें क्योंकि अगर 5 लाख के ऊपर का निवेश पे टैक्स लग जाएगा। दूसरी चीज़ जो है गवर्नमेंट टैक्स रेज़ीम को शिफ्ट कर दिया और उस टैक्स रेज़ीम में नई टैक्स रेज़ीम में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट की जो है छूट जो है आपको नहीं है, मतलब टैक्स की छूट नहीं मिलने वाली है। जो डिफ़ॉल्ट रेज़ीम है, अगर आप चाहें तो पुराने रेज़ीम पे जा सकते हैं, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट नहीं, मतलब सरकार की मंशा ये है कि आप जो है प्लेन वैनिला जो है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप वो रास्ता चुनें और तो ये एक डिस्करेजिंग इफेक्ट पूरे सेक्टर के लिए। तो एलआईसी में मैं कहूँगा कि ये जो है डैम्पनर है एक तरह से, एक स्ट्रक्चरल चेंजेस है जो कि सरकार के द्वारा नीति नियामक जो चीज़ें की गई हैं इस बजट में, उसके कारण मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा। बहुत लॉन्गर टर्म में चूँकि इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत कम है अभी भी इंश्योरेंस का, उस लिहाज से देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एवरेजिंग करने की सलाह नहीं होगी। किसी भी उछाल में सब्सटैंशियल उछाल अगर यहाँ से होता है, कम से कम नुकसान में आपको निकलने की सलाह होगी। बेटर कंपनियां अगर इसी क्षेत्र में मैं कहूँ कि देख लें तो सबसे बढ़िया मुझे एसबीआई लाइफ लगता है, अगर जी, आपको इसी सेक्टर में रहना है। ठीक। तो यहाँ पे कोई भी जो तेज़ी है वो निकलने का ही मौका है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न आता है आईटी कंपनियों को लेकर के। आईटी कंपनियों ने काफ़ी जो है दर्द दिया है और छटनी भी देखने को मिल रही है। अब हम देख रहे हैं कि फरवरी में दोबारा इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि 9% के आसपास जो है वो हायरिंग बढ़ाई जा रही है और हायरिंग जो है वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये हम मान के चलें कि दोबारा हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं? हालांकि इस तरह के संकेत अमेरिका और यूरोप से अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या आईटी शेयरों में भी ये रिकवरी के संकेत हो सकते हैं क्या?
देखिए, रिसेशन की सबसे बड़ी मार जो है हमारे आईटी कंपनियों पे हुई, आईटी और सीमेंट कंपनियों पे देखने को मिली है। क्योंकि अगर रिसेशन है तो बहुत से लोग पोस्टपोन करते हैं चीज़ों को, ऑर्डर पोस्टपोनमेंट हो जाता है। और अभी भी अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि 8 से 12 महीनों तक शायद रिसेशन चल सकता है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इसी कहते हैं कि कभी भी जब दिन खराब होते हैं, आपको निवेश का मौका वहीं पर ढूँढना चाहिए। मुझे लगता है कि आईटी कंपनियों में अगर यहाँ से सब्सटैंशियल करेक्शन होता है, तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आईटी की टीसीएस कह लें, इन्फोसिस कह लें, एससीएल-टेक कह लें, ऐसी कंपनियों में निवेश करें या फिर छोटी जो कंपनियाँ हैं, जैसे कि केपीआईटी है या फिर एलटीटीएस है, इस तरह की कंपनियों में भी आप निवेश की सोच सकते हैं, लेकिन एक सब्सटैंशियल करेक्शन ढूँढें और धीरे-धीरे निवेश करें। धीरे धीरे निवेश करें और जैसा कि आपने कहा कि बाजार में अभी रिकवरी के संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं और जब जब इस तरह की गिरावट, बड़ी गिरावट 3-4 महीने की गिरावट देखने को मिलती है तो ज़्यादातर जो निवेशक हैं वो डिफेंसिव सेक्टर की ओर चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आईटी के बाद आईटीसी की बात कर लेते हैं। डिफेंसिव सेक्टर में बाजार गिर रहा है लेकिन ये शेयर पर देखें तो लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और 50% का रिटर्न इसने एक साल में दिया है। क्या मौजूदा स्तरों पर आपको लगता है कि यहाँ पर जो है अभी भी अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने की बची है या आपको लगता है कि काफ़ी हद तक इसमें एक रैली आ चुकी है और अब यहाँ से कोई गिरावट संभव है? देखिए, अगर मुझे लगता है कि आप यहाँ पर चूँकि इतना बढ़ चुका है, जैसा आप बता रहे हो 50% ऑलरेडी बढ़ चुका है और रिसेशन में आईटीसी काफ़ी अच्छा बढ़ गया क्योंकि वैल्यू बाइंग था और वैल्यू खोज रहे थे लोग। मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा सावधानी रखें क्योंकि जिस तरह के डेटा हमें मिल रहे हैं, वहाँ पर ₹385 काफ़ी अहम लेवल है इनके फ्यूचर्स पे और वहाँ पर कुछ शॉर्ट्स क्रिएटेड हैं, ऐसा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक कि उसके ऊपर नहीं जाता है, आपने थोड़ा-सा पोस्टपोन करना चाहिए आइडिया। हैंसफोर्थ अगर आप देखेंगे इनके बिज़नेसेस काफ़ी अच्छे किए हैं। पिछले साल के मर्तबा अगर आप देखें, जो इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है एफएमसीजी अदर्स जहाँ पर कि कह लें कि जो भी एफएमसीजी, एचयूएल या फिर अदर कंपनीज़ के साथ कम्पीट करते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी, मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। होटल बिज़नेस थोड़े अच्छे करने लगे हैं, पेपर बिज़नेस अच्छा कर रहा है। तो इनके सारे बिज़नेस वर्टिकल्स अब धीरे-धीरे अच्छे करने लगे हैं। मुझे लगता है कि लेकिन ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, तो आपने थोड़ा वेट करना चाहिए और एक सब्सटैंशियल करेक्शन इसमें भी होता है, तभी आपको निवेश करने की सलाह होगी। और एक इसी तरह का दर्द जो है मतलब जिसने बाजार में जो दर्द देखने को मिल रहा है उससे ज़्यादा दर्द जो है वो मेटल शेयरों ने दिया है। एक महीने के आसपास मेटल इंडेक्स में हम देख रहे हैं 8-9% के आसपास की गिरावट रही है और इसने काफ़ी काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां जो हैं वो बुरी तरह पिटती हुई दिखाई दे रही हैं और ख़ास तौर से उम्मीद ये की जा रही है कि अगर वाकई में मंदी आती है अमेरिका में और यूरोप के अंदर तो फिर डिमांड अभी और कम होगी। अब क्या कितनी गिरावट बाकी रह गई क्योंकि शेयर तो ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से क्या एक उम्मीद आपको लग रही है कि थोड़ी सी रिकवरी की बात अगर कहीं भी होती है तो इस सेक्टर में जान आएगी? आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए और दर्दनाक खबरें आ सकती हैं? देखिए, आपने ठीक कहा कि रिसेशन में मेटल्स काफ़ी पिटते हैं और राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में भी कमोडिटीज़ बेसिकली बेस मेटल कमोडिटीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं करती हैं क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाते हैं, लोग फिर उसे जो है पोस्टपोन करने लग जाते हैं और उसमें डिमांड जो है सिनेरियो थोड़ा फेड अवे होता है और उसका मार इन कंपनियों को होता है, मार्जिन श्रिंकेज हो जाती हैं कंपनियों में। तो वही चीज़ देखने को इस पूरे क्षेत्र में मिल रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी थोड़ा करेक्शन हो सकता है मेटल स्टॉक्स में क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रिकवरी हमने पिछले जो है 3-4 महीनों में देखी थी और उसके बाद फिर से ये जो है इसमें करेक्शन होते हुए देखा। मुझे लग रहा है कि आप अगर लेने की सोच रहे हैं, लंबी अवधि के निवेशक हैं, आपने धीरे-धीरे लेना चाहिए क्योंकि इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट हैं सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की जो बड़ी-बड़ी योजनाएँ हैं, वो अभी भी लंबित हैं और वो आने वाली हैं जो है उसमें डिमांड रहेगी। लेकिन आपको लंबी अवधि का अगर सोच रहे हैं, तो आपको 10 टू 15% थोड़ा-थोड़ा हर गिरावट में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, ना कि एट वन गो लेना चाहिए। तो करेक्शन का इंतज़ार करें और धीरे-धीरे लें शेयर्स। ठीक सर। और एक और सेक्टर जो काफ़ी फैंसी भी रहा जिसमें एक साल पहले तक लोग काफ़ी पैसे ही बना रहे थे और वो है बैंक। लेकिन अब ये बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर का जो गोल्डन पीरियड था वो लगभग ख़त्म हो गया है क्योंकि अब धीरे धीरे जमा पे ब्याज बढ़ रही हैं। कंपनी के एनआईएम्स जो है उन पर कहा जा रहा है कि शायद दबाव बढ़ेगा और बढ़ती ईएमआई से कहीं ऐसा ना हो कि मतलब एनपीएस भी बढ़ते हुए दिखाई दें। तो क्या जो गोल्डन समय था वो पूरा हो चुका है बैंकिंग शेयरों का और करंट लेवल पे बैंकिंग शेयरों पे आपकी क्या राय है जिस तरह से ब्याज दरें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं?
देखिए, ऐसा माना जाता है कि बढ़ती ब्याज दरें बैंकों के लिए कहीं न कहीं उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेंशन होता है, क्योंकि इनके पास जो कासा डिपॉज़िट होता है वो काफ़ी कम लेवल पे इनको मतलब काफ़ी कम रेट पे मिलता है और कंपनियाँ या बैंकें उसको अच्छे दामों पर अपने लोन को बेचती हैं। लेकिन जैसा आपने ठीक ही कहा कि अगर लोन का रेट बढ़ता है तो डिफ़ॉल्ट्स आने की काफ़ी उम्मीद है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया में अभी रेट उतने एक्ज़ॉर्बिटेंटली हाई हैं। हाँ, 9-10% के करीब अगर रेट हो जाएँ तो चिंता का विषय होगा और डिफ़ॉल्ट की उम्मीदें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रिसेशन और ये सारी चीज़ें एक विशियस साइकिल में चली जाएँगी। लेकिन अभी उसमें तक संतोष जी मेरा जो सवाल था वो ये था कि क्योंकि अब ऐसा ही मान भी रहे हैं कि लोग 6-7 महीने के अंदर से साइकिल रिवर्स भी हो सकता है, तो उसका क्या असर देखने को मिलेगा? अगर 1-1.5 साल का नजरिया हो तो क्या जो गोल्डन पीरियड था जिसमें ब्याज दरें बढ़ रही थी, बैंकों के भी मार्जिन बढ़ते हुए नतीजे हमने देखे बहुत अच्छे रहे, तो वो समय बीत गया क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गोल्डन टाइम उनका पीछे है, क्योंकि अगर आप देखें सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल चीज़ जो हुई है एनपीए रेज़ोल्यूशंस हुए हैं और इससे सरकारी बैंकें काफ़ी बड़ी मात्रा में लाभान्वित हुई हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं और बैंकों के पास कैपिटल आज के दिन में काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। तो मज़बूत स्थिति है, बैलेंस शीट की स्थिति काफ़ी मज़बूत है और चूँकि और आप अगर एक चीज़ देखें कि इंडिया जो कि थर्ड इकोनॉमिस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है दुनिया की, तो अगर लंबी अवधि का नज़रिया है, तो अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो उसमें बैंक सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर कोई भी जीडीपी का एक्सपेंशन होता है तो मुझे लग रहा है कि वैसी कुछ स्थिति नहीं है, लेकिन गिरावट में चूँकि करेक्शन है तो करेक्शन में हर चीज़ें गिरती हैं। तो जी। गिरावट में आपको सरकार की जो अच्छी बैंकें हैं, जैसे मैं कहूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये अच्छी बैंकें हैं, वहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। या प्राइवेट की अच्छी बैंकें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये अगर आपको करेक्शन में मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली होगी। गोल्डन पीरियड ओवर हो गया, मुझे नहीं लगता अभी ऐसा है। ठीक। अब अगले अगले सेगमेंट की ओर जाएं उससे पहले हमने ऑलमोस्ट लगभग जितनी महत्वपूर्ण खबरें थी, जितने महत्वपूर्ण सेक्टर थे उन पर चर्चा कर ली। अगले सेगमेंट पर बढ़ने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मार्च महीने में बहुत अच्छी पिक्चर आपको नहीं दिखाई दे रही है, तमाम एक्सपर्ट को नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन क्या कुछ ऐसे शेयर हैं, एक दो शेयर ऐसे जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं निवेश किया जा सकता है, या आप अभी कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मार्च महीने से आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं? देखिए विपुल जी, मैं कहूँगा कि बाय एंड लार्ज आप अवॉइड करें यहाँ पर लेने का थोड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से और भी करेक्शन हो सकते हैं। आप नज़र रखें, मैं कहूँगा कि नज़र रखें अच्छे शेयरों पे। उसमें सुप्रजीत इंजीनियरिंग बोर्ड के एक शेयर है जो कि काफ़ी अच्छा है, ऑटो एंसिलरी में है। फिनिक्स लैंड कुछ सालों पहले इन्होंने एक्विजिशन किया था। काफ़ी कुछ एक्विजिशन इन्होंने जो है पिछले कई सालों में किया है और कंपनी को एक अच्छी जगह पर ले गए हैं। इसमें ध्यान रखना चाहिए, 370 के मौजूदा स्तर हैं। अगर यहाँ पर करेक्शन होता है 330 रुपए तक, तो मुझे लगता है कि इससे धीरे-धीरे यहाँ पर खरीदें और आने वाले दिनों में 450 रुपए तक के टारगेट हो सकते हैं। ऑटो इंसिलरी कह लें कि ये इंडिया में भी है और बाहर में भी ये सप्लाई करते हैं, तो ये एक अच्छी कंपनी है और जैसे ही मार्केट में सेंटिमेंट सुधरेगा, मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी आनी चाहिए, तो आपको नज़र रखें। धीरे-धीरे जैसे ही करेक्शन होता है, वहाँ पर आपको एंटर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं सुपरजीत इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन अभी नहीं, बाजार को थोड़ा और गिरने दीजिए, शेयर में थोड़ी और गिरावट आने दीजिए। 370 का है, 30-40 रुपये और करेक्ट हो जाए तो फिर 450 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और इस सेगमेंट में हालांकि बहुत सारे शेयर ऐसे रहते हैं जो कि गिरते हुए बाजार में चलते हैं, चलते हुए बाजार में गिरते हैं, लेकिन हम सिर्फ निफ्टी 500 की बात करेंगे। उन 500 में से टॉप 5 मेजर गेनर कौन से रहे इस गिरते हुए बाजार में भी, और उनमें से क्या कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि पसंद आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट को, ये हम जरा जान लेते हैं। तो जहाँ पे सबसे अच्छी तेज़ी देखने को मिली बाजार में, हम देख रहे थे इतना ज़्यादा करेक्शन, लेकिन फिनोलेक्स केबल्स में हम देख रहे थे कि एक महीने के अंदर ये शेयर 34% चला है। सोनाटा सॉफ्टवेयर में 30% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। जिंदल 116 से 148 रुपये तक पहुँच गया। सिम्फनी में हम देख रहे हैं कि 947 से 1175 तक की तेजी देखने को मिली, 24% का रिटर्न। वोल्टास, यहाँ पर एक कंज्यूमर ड्यूरेबल की भी कहानी है, क्योंकि अब जिस तरीके से आईएमडी की रिपोर्ट सामने आई है, गर्मी बढ़ सकती है, तो इसमें हम देख रहे हैं वोल्टास हो, सिम्फनी हो या बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल की जो और कंपनियां हैं, हैवेल्स में हो, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है अभी से। और ऐसा माना जा रहा है कि तमाम कंपनियां बढ़ती डिमांड के चलते अपना जो लागत है और अपनी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा रही हैं। इनमें से कोई कंपनी आपको अच्छी लग रही सर यहाँ, या फिर आपको लगता है काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, 30% से लेकर के 20%, 25% तक की तेज़ी आ चुकी है?
देखिए, डेफ़िनेटली तेज़ी तो आ चुकी है जिन भी कंपनियों के नाम आप ले रहे हैं, लेकिन जैसा जैसा कि आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि इस साल हीट वेव बहुत ज़्यादा हुई, तो उस लिहाज़ से मुझे लगता है कि इस सेक्टर में जो स्टॉक चला नहीं है बहुत ज़्यादा, वो वोल्टास है। काफ़ी दिनों से चला नहीं है ये स्टॉक, अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रमोटर्स हैं, टाटा ग्रुप प्रमोटर है इसकी, तो यहाँ पर निचले स्तरों पे ध्यान रखा जा सकता है। दूसरी जो आपने नाम लिया, हैवेल्स इंडिया है, उसको भी मैं काफ़ी क्लोज़ली ट्रैक करता हूँ, काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड बिज़नेस है। कह लें कि फ़ास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में काफ़ी अच्छी है, और इनके पास जो है इन्होंने एसी बनाने वाली कंपनी लॉयड इलेक्ट्रिक को भी एक्वायर किया था, तो उस लिहाज से भी इस कंपनी को देखा जा सकता है निचले स्तरों पे अगर कहीं भी गिरावट होती है। दूसरा जो आप बता रहे थे फिनोलेक्स केबल, ये भी मेरे रडार में है, और हमने काफ़ी नीचे स्तर पे सलाह दी थी इसमें। ऑलरेडी काफ़ी सब्सटैंशियल जो है बढ़ चुका है, लेकिन अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रमोटर्स हैं। थोड़ा-सा जो है प्रमोटर्स में कुछ जो है फैक्शंस में इनके जो है मनमुटाव था, जिसके कारण कि काफ़ी दिनों तक ये स्टॉक नहीं चला। अब जो है शायद क्लैरिटी ज़्यादा इमर्ज हो रही है, तो निचले स्तरों पे अगर मिलता है फिनोलेक्स केबल के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो ये कुछ चुनिंदा शेयर हैं जिसमें तेज़ी आने के बावजूद भी कुछ शेयर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट हो जाए तब लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जरा उन कंपनियों की बात कर लेते हैं जो कि इस गिरावट में बाजार से तेज़ी के साथ, काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे गिरते हुए दिखाई दिए, और निश्चित रूप से इनमें अदानी समूह की कंपनियों ने लीड किया। तो बाजार में सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में अदानी ट्रांसमिशन सबसे ऊपर, करीब 65% टूट चुका है। अदानी ग्रीन 64% टूटा है एक महीने के अंदर, और ये आंकड़े तब हैं जबकि हमने देखा कि कुछ एक इनमें, इन कंपनियों में रिकवरी आने के बाद की बात हम कर रहे हैं। उसके बावजूद ये अपने एक महीने के अंदर इस तरह का करेक्शन देखने को मिला। इसके अलावा पीसी ज्वेलर्स की अच्छी खासी पिटाई हुई है। ये शेयर भी करीब 46-47% करेक्ट हुआ है, 56 रुपये से गिर करके सीधे 30 रुपये के आसपास आ गया। अदानी पावर अगेन, अदानी समूह से, और यहाँ पर 35% का करेक्शन देखने को मिला है। यूफ्लेक्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 25% की गिरावट देखने को मिली है, 548 से 408 रुपये पर ये शेयर आता हुआ। इन पांचों कंपनियों में से, हालांकि इसमें से 3 कंपनियां तो अदानी समूह की हो गई सर, लेकिन इन पांचों में से कुछ ऐसी कोई लग रहा है आपको कि काफ़ी करेक्ट हो गई हैं, नहीं अच्छी लग रही हैं, या आपको लगता है कि इनको अभी अवॉइड ही करना चाहिए? देखिए, बाय एंड लार्ज इन सारी कंपनियों का जिनका नाम लिया है आपने, उससे अवॉइड करने की लिस्ट में रखें, क्योंकि जैसा हमने थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो उसमें अडानी समूह की इन्हीं कंपनियों के बारे में बात बता रहा था कि बिल्कुल। आप वैल्यूएशन जो है वो कहीं न कहीं एक कंसर्न है, और जिसके कारण कि आपको इस पे ध्यान नहीं रखना चाहिए। दूसरी, यूफ्लेक्स जैसी कंपनी है, उसमें भी काफ़ी सुर्खियों में रही है, और आज से नहीं कई जो है सालों से प्रमोटर्स की इंटीग्रिटी जो है वहाँ पर कहीं न कहीं एक क्वेश्चन मार्क है, तो आप उससे इसलिए आपको दूर रहना रहना चाहिए। मुझे लगता है पीसी ज्वेलर्स में अगर आपको कुछ भी देखना है तो टाइटन को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि और जगह पे, क्योंकि अगेन प्रमोटर्स इंटीग्रिटी और बिज़नेस करने के तरीके, क्योंकि हमने ज्वेलरी सेगमेंट में नीरव मोदी जैसे इतने हादसे होते हुए देखे हैं, तो इसलिए भरोसा बनता नहीं है। भरोसा केवल ज्वेलरी सेगमेंट में है तो वो टाइटन पे होगा, और वो एक अच्छी कंपनी है, न केवल ज्वेलरी में बल्कि डाइवर्सिफाइड कंपनी है। वहाँ पर ध्यान रखें तो निचले स्तरों पे, लेकिन अगेन जो है क्योंकि करेक्शन ऐसा लग रहा है कि इस धूमि जी, चलिए, तो अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सेगमेंट का, और आखिरी सेगमेंट में हम बात करते हैं ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट की। जी हाँ, ब्रोकरेज हाउस कंपनियां तमाम शेयरों पे अपनी राय देती हैं, और हम किसी एक कंपनी पे जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस बुलिश दिखाई दे रहे हैं, कम से कम हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 7, 8, 10 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट को इकट्ठा करें। हालांकि सारी रिपोर्ट हम नहीं दिखाते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर आज का जो शेयर निकल करके आया है वो है हैवेल्स इंडिया, और यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की यहाँ पर पॉजिटिव रिपोर्ट है, लेकिन 2 ब्रोकरेज हाउसेस ने खासतौर से काफ़ी अच्छे लक्ष्य दिए हैं। इसमें एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से हैवेल्स इंडिया को पे खरीदारी की सलाह दी गई है। 1350 रुपये के लक्ष्य के साथ यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई है हैवेल्स इंडिया में। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी है, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का जो टारगेट निकल के आया है वो 1550 रुपये के आसपास निकल करके आता हुआ दिखाई दिया है। और इसके पीछे कई सारे कारण भी यहाँ पर दिए गए हैं, और जो चीज़ें महत्वपूर्ण नज़र आ रही है, एक तो ये है कि इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर गुड्स की कंपनी दिग्गज कंपनी है, और तीसरी तिमाही में कंपनी की आय 7.13% बढ़ी है, और आने वाले टाइम में लागत घटने की उम्मीद बताई गई है इन ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में। साथ ही गर्मी बढ़ने से भी डिमांड में इजाफा होगा, उसका भी फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। आपकी सलाह सर हैवेल्स पे क्या रहेगी? आप कैसे देख रहे हैं? ये तमाम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, आप उनसे सहमत हैं या असहमत हैं?
विपुल जी, थोड़ी देर पहले हम हैवेल्स के बारे में ही बात कर रहे थे कि अगर इन कंपनियों में देखना है तो हैवेल्स मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप देखें जैसा आपने बताया कि दिग्गज कंपनी है और ब्रांड वैल्यू काफ़ी जो है पुल इफेक्ट देता है कंज्यूमर्स के माइंड में जब कभी भी आप परचेज करने जाते हो। आप जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में काफ़ी लीडिंग जो है ब्रांड है इसका। और इन्होंने कुछ दिनों पहले जैसा मैं बता रहा था कि इन्होंने जो लॉयड्स को एक्वायर किया था जो कि एसी बनाती थी। हाँ, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन कंपनी जो है काफ़ी उद्यम कर रही है इस चीज़ को कि उसको प्रॉफिटेबिलिटी पे इंक्रीज किया जाए, उसको जो है ब्रांड के लिहाज से एक बड़ा किया जाए। मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, और इसलिए स्तरों पे रखें इसे। इसमें भी मुझे लगता है ₹1400 तक के एक जो फोर्सिबल टारगेट बन सकते हैं, तो थोड़े-थोड़े करके इसमें भी एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से चलते चलते जो जिन शेयरों पे हमने बातचीत की है आज? देखिए, ऑलमोस्ट हमने जहाँ पर पॉजिटिव राय या नेगेटिव, या हम जहाँ पे थोड़े नेगेटिव हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने क्लाइंट्स को अ, बता चुके होंगे। ऐसा मैं मानता हूँ कि हम हमारी जो रिपोर्ट है वो जाती रहती है। तो कहीं न कहीं एक वेस्टेड इंटरेस्ट डेफ़िनेटली बनता है इस लिहाज से, ये हमारा डिस्कशन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन सर आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगले महीने की रणनीति बनाने के लिए किन शेयरों से दूर रहना है, कौन से शेयर या सेक्टर अच्छे कर सकते हैं, कहाँ पे पैसे लगाने चाहिए और ओवरऑल बाजार से अभी दूर रहना चाहिए, ये सब बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, प्लेज़र हैविंग हियर। तो फिलहाल स्टॉक सेंट्रल को समेटने का वक्त हो गया है, लेकिन हाँ, शेयरों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो अगले महीने हम फिर विजिट करेंगे। स्टॉक सेंट्रल में विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, लेकिन आपके शेयर अभी भी अगर आप फंसे हुए हैं, हर रोज़ दोपहर जुड़िए 2 बजे हमारे साथ, और वहाँ पर हम सोमवार और शुक्रवार को सिर्फ बात करते हैं शेयर बाजार की। तो ये तो महीने भर का नज़रिया रहा, हफ्ते 15 दिन 20 दिन का नज़रिया आपके शेयर पे क्या होना चाहिए, इसके लिए रोज़ दोपहर 2 बजे जुड़ते रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए अपनी जेब से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।